नमस्कार। फिलीपींस में एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ एंड ये वोल्केनिक इरप्शन बेसिकली अभी तक जो कंडीशंस क्रिएट कर चुका है उसके कारण 87,000 लोगों को उस स्थान से इवैक्यूएट करा गया है, अर्थात निकाला गया है। अब इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि क्या ये जो ज्वालामुखी विस्फोट है यानी कि ये जो वोल्केनिक इरप्शन है ये आने वाले समय में अपने कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट अर्थात प्रलयकारी प्रभाव दिखाने वाला है या इट इज अ जेन्युइन वोल्केनिक इरप्शन और इस इरप्शन से आने वाले समय में हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहां दो फैक्टर्स हैं। अक्सर हम समझा करते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट से केवल मैग्मा का उद्गार होता है और इससे लोगों की डेथ हो जाती है, बट मेक श्योर this volcanic eruption or any kind of volcanic eruption have a huge impact on glaciation and earth cooling, यानी कि हर एक प्रकार का जो ज्वालामुखी विस्फोट है डियर इसका अर्थ की कूलिंग पर इफेक्ट होता है। और इवन अर्थ की हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शन हुए हैं जिन्होंने अर्थ पर आइस एज तक को ट्रिगर किया है और हमारे जेनेटिक्स को तक चेंज करा है। वेलकम, दिस साइड इज अभिनव कुमार बोरे और डियर आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे इवेंट के बारे में जो कि हुआ है फिलीपींस में मैसिव वोल्केनिक इरप्शन के फॉर्म में। और यहां पर देखा गया कि इस वोल्केनिक इरप्शन के कारण ट्यूसडे के आसपास तक 87,000 जो लोग हैं उन्हें एवैक्यूएट कर लिया गया था, उन्हें यहां से बेसिकली डिस्प्लेस कर दिया गया था सेफर जोन में, बिकॉज ये वोल्केनिक इरप्शन किसी भी समय एक वायलेंट फॉर्म ले सकता है। आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो खबर पर आए, जैसे मैंने आपको बताया डियर कि नियरली 87,000 लोगों को यहां से इवैक्यूएट करा गया है और ये जो द्वीप है ये निग्रोस द्वीप के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल फिलीपींस में ये आता है। फिलीपींस में बेसिकली 3 आइलैंड्स होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं जरा नक्शे पर तो बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे दैट फिलीपींस हैव 3 काइंड ऑफ आइलैंड्स हियर। फाइन, इस स्थान पर आप देखोगे कि फिलीपींस में 3 आइलैंड्स का मेजोरिटेरियन ग्रुप है। इसमें से सेंट्रल वाला आइलैंड है ये कहलाता है निग्रोस आइलैंड। फाइन, और इसी निग्रोस आइलैंड में अभी वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इस वोल्केनिक इरप्शन की अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो अभी तक रेड हॉट मैग्मा, जब तक मैं ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूं, रेड हॉट मैग्मा का इरप्शन अभी प्राइमरी स्टेज पर है। मेनली अभी यहां पर डस्ट और एशेस का ह्यूज इरप्शन हुआ है। ये प्राइमरी स्टेज होती है और इसके बाद बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ये जो डस्ट और एशेस का एक्सप्लोजन अभी हुआ है ये बेसिकली 200 किलोमीटर तक के एरिया को जो है वो इफेक्ट कर चुका है, यानी कि जिस स्थान पर इरप्शन हुआ है उसके 200 किलोमीटर के एरिया में इसकी डस्ट और एशेस स्प्रेड हो चुकी हैं, जिससे उस स्थान का जो आई थिंक आप समझ पाएंगे दैट उस स्थान का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है और ब्रीदिंग यानी कि रेस्पिरेटरी कंडीशंस है वो इफेक्ट हो चुकी है। सेकेंडली, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली दैट नियर अबाउट 24 एक्टिव वोल्केनोज हैं इस एरिया में। एंड मेक श्योर कि ये 24 एक्टिव वोल्केनोज का एक बड़ा इंपैक्ट है पूरे रीजन पर। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये जो हिस्सा है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर अर्थात इसे हिंदी में प्रशांत महासागर की अग्नि मेखला कहते हैं, ये इसका रीजन है। ये एक ऐसी बेल्ट होती है बेसिकली जो स्टार्ट होती है फ्रॉम पैसिफिक और पैसिफिक के पूरे पेरिफेरल पार्ट पे अर्थात उसकी परिधि के चारों ओर फैली होती है। वर्ल्ड के नियर अबाउट 87% जो बड़े वोल्केनोज हैं और साथ ही अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं यानी कि भूकंप से प्रभावित क्षेत्र हैं, ये इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आते हैं। अगर आपको नहीं पता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है तो एक सिंपल वर्ड में कहूं तो एक ऐसी रिंग है जो स्टार्ट होती है फ्रॉम न्यूजीलैंड और ये जाती है पूरे अर्थ को इस प्रकार से जो है शेप करते हुए बाहर की ओर। फाइन, यहां से वो जो रिंग है वो स्टार्ट होती है और एग्जैक्टली दूसरे डायरेक्शन में हमें चलती हुई दिखाई देगी। इस बेल्ट के फॉर्मेशन का अगर मैं प्राइमरी रीजन की बात करूं तो इसका मेन रीजन है प्लेट टेक्टोनिक, अर्थात जो प्रशांत महासागर की प्लेट है, सिंपल मैनर में कहें तो मैं इस प्लेट की बात कर रहा हूं। ये जो प्रशांत महासागर की प्लेट आप देख रहे हैं ये सबसाइड हो रही है या इसका सबसिडेंस हो रहा है या छेपित हो रही है इन बड़ी प्लेटों के बीच में। यहां आपको यूरेशियन प्लेट दिखेगी, उत्तरी अमेरिका की प्लेट, दक्षिणी अमेरिका की प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इस प्लेट के चारों ओर ये प्लेट अर्थात पैसिफिक ओशन की जो प्लेट है ये सबमर्ज हो रही है, ये बेसिकली नीचे जा रही है, छेपित हो रही है, सबडक्ट हो रही है।
इसके कारण यहां पर जो है वो वोल्केनोस का फॉर्मेशन होता है और ये पूरी बेल्ट में होता है इस प्रकार से। और इसी बेल्ट के एक हिस्से पर यहां आता है फिलीपींस। और फिलीपींस बहुत ज्यादा खतरनाक क्यों है, तो इसका एक लाइन का उत्तर अगर मैं आपसे कहूं तो डियर यहां 2 नहीं 3 प्लेटों का अभिसरण है, 3 प्लेटों का कन्वर्जेंस है। और तीसरी जो प्लेट है यहां जरा ध्यान से देखिए, आप स्पष्ट तौर पर देख पाएंगे कि इस स्थान पर जो है वो पैसिफिक ओशन की प्लेट है, यहां फिलीपींस की प्लेट है और इसी स्थान पर यूरेशियन प्लेट है। और इसके कन्वर्जेंस के पॉइंट पर यहां एक तो आपको दिखेगा जापान और इसके नीचे वाले पॉइंट पर यहां दिखेगा फिलीपींस। सो फिलीपींस की प्लेट के एक साइड जापान है, एक तरफ फिलीपींस देश है और इसी कारण जापान और फिलीपींस में लगातार आपको वोल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिलती रहती है। शायद अभी से कुछ हफ्तों पहले की ही न्यूज़ थी कि जापान में वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, अब फिलीपींस के एरिया में। नाउ एक बेसिक फॉर्म में अगर मैं कहूं तो हम समझ चुके हैं कि एग्जैक्टली ये वोल्केनिक इरप्शन क्यों हो रहा है। कारण सिंपल सा है, वोल्केनिक इरप्शन के पीछे का रीजन इज प्लेट टेक्टोनिक और यहां पर 3 प्लेटों का कन्वर्जेंस है, अभिसरण है। यहां पर जो प्रशांत महासागर की, फिलीपींस की और यूरेशियन प्लेट है, ये आपस में कन्वर्ज कर रही है, अभिसरण इनमें हो रहा है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डियर इसका आगे क्या इंपैक्ट होने वाला है। तो देखिए, अगर हम परफेक्ट केस की बात करें तो यह वोल्केनिक इरप्शन अभी होना स्टार्ट हुआ है। आने वाले समय में अगर ये वॉलेंट फॉर्म लेता है देन ये एक कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट लेकर आएगा। बट अगर ये वोल्केनिक इरप्शन इसी गति से केवल होते हुए ठंडा भी हो जाए तो भी याद रखिए दैट वोल्केनिक इरप्शन का बड़ा इंपैक्ट होता है क्लाइमेट में। कैसे, तो जरा इस इमेज को ध्यान से देखिए और जरा ध्यानपूर्वक इसे समझने का भी प्रयास करिएगा। ट्राई टू फोकस कि जब भी कहीं वोल्केनिक इरप्शन होता है तो रेड हॉट मैग्मा का स्प्रेड, ये जनरली हमें लगता है कि यही एक बड़ा जो इंपैक्ट है वो क्रिएट करने वाला है। ऐसा नहीं है। वोल्केनिक इरप्शन से मैग्मा का स्प्रेड होना, कहीं आग लग जाना, लोगों की हानि होना, एक डेविस्टेटिंग इफेक्ट आना इज समथिंग एल्स। ये एक बहुत छोटा इफेक्ट है। बड़ा इफेक्ट तो होता है जब वोल्केनिक इरप्शन हो और इसके फॉर्म में निकलती है बहुत सारी डस्ट प्लस एशेस। और ये जो एशेस हैं या धूल तथा राख है डियर, ये धूल और राख देती है एक बड़ा इंपैक्ट। बिकॉज जब वोल्केनिक इरप्शन होता है ह्यूज प्रेशर के साथ ये डस्ट और एशेस हमारे अपर एटमॉस्फेयर में जाती हैं। अपर एटमॉस्फेयर में जाकर ये अर्थ में कूलिंग इफेक्ट देने लगती हैं। अर्थात आप एक चीज नोटिस करेंगे कि अगर किसी स्थान पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो इमीडिएट आफ्टर वहां पर एसिड रेन होगी, यानी कि वहां तापमान इतना गिर जाएगा कि वहां पर बारिश होना शुरू हो जाएगी। और ये जो बारिश होगी ये डस्ट और एशेस को लेकर होगी। अर्थात अगर कोई डस्ट और ऐश अर्थात धूल और राख का स्प्रेड हुआ है, ये हमारी मदर अर्थ है और इस अर्थ के आपको चारों ओर डियर यहां पर हमारा एटमॉस्फेयर दिखता है और इस एटमॉस्फेयर में जो ऊपर वाला पोर्शन है दिस इज अपर एटमॉस्फेयर। फाइन, इसे हम स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं। ये हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है या समताप मंडल है। और ये जो समताप मंडल है यहां पर बेसिकली जो प्रेजेंट होती है गैस इज कॉल्ड एज ओजोन। सो इधर पे यू विल फाइंड ओजोन और ये जो ओजोन है यहां पर वोल्केनिक इरप्शन होने के कारण जो डस्ट एशेस निकलती हैं ये पहुंच जाती हैं अपर एटमॉस्फेयर तक। और जब ये अपर एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाती हैं देन दे यूज टू कॉज कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि ये सनलाइट को ब्लॉक करने लगती हैं। और जब ये कूलिंग इफेक्ट देती हैं तो यहां पर टेम्परेचर ड्रॉप होता है और साथ ही जो नीचे डस्ट और एशेस होती हैं डियर, ये उन डस्ट और एशेस को लेकर जो है वो रेनफॉल भी इस एरिया में कॉज करने लगता है। अर्थात जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ उस टेम्परेचर ड्रॉप ने इधर पर रेनफॉल कॉज कर दी और ये जो रेनफॉल है ये रेनफॉल होती है एसिडिक इन नेचर, यानी कि अम्लीय ये प्रकृति की होती है। अब अम्लीय प्रकृति की यहां पर स्नोफॉल हो गई, रेनफॉल हो गया एंड पैरेलली इन द सेम एरिया यहां पर सनलाइट ब्लॉक होने के कारण कूलिंग इफेक्ट आता है। और जब कभी ये वोल्केनिक इरप्शन बहुत ज्यादा वायलेंट होता है, यानी कि इसका स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है, ये बेहद पावरफुल होता है, दिस यूज टू कॉज आइस एज ऑल्सो।
ये इतनी ज्यादा धूल और राख, डस्ट और एशेज स्प्रेड कर देता है कि पूरे रीजन में आइस एज आ जाता है। और मैं कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं कह रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ हाइपोथेटिकल कंडीशन, दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। और ये सेवरल टाइम अर्थ के साथ हो चुका है, एन नंबर ऑफ टाइम्स ये कंडीशंस आई हैं। मैंने पहले भी आइस एज के ऊपर और इस प्रकार के इफेक्ट के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, जहां मैंने डिटेल में समझाया है कि क्या है कैटास्ट्रोफिक थ्योरी ऑफ जेनेटिक बॉटलनेक ऑफ ह्यूमंस। क्या है वो थ्योरी जो ये बताती है कि आज से 55 से 75,000 वर्ष पहले एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, जिसने हमारे जैसे कंटेम्पररी जो मानव हैं, उनके पूर्वज, उन सभी को खत्म कर दिया और केवल 10 या 12,000 वानरों की संतानें हैं हम सभी। दिस वॉज अ इफेक्ट ऑफ अ वॉल्केनो। टोबा वॉल्केनो था इंडोनेशिया में, इसी फिलीपींस के नीचे आता है। इसी एरिया में एक और ज्वालामुखी है क्रांकाताओ। अगर इसमें इरप्शन होता है, दिस यूज टू कॉज सबमर्जेंस ऑफ पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट या प्रायद्वीपीय भारत, तो स्पेसिफिकली अगर इंडोनेशिया के आइलैंड में, आर्क ऑफ आइलैंड है इंडोनेशिया, यहां पर अगर इरप्शन होता है डियर, तो पूरा प्रायद्वीपीय भारत पानी के अंदर जाएगा। स्पेसिफिकली इस वाले प्रदेश में आता है क्रांकाताओ वोल्केनो और बिल्कुल समीप ही स्थित है इंडिया। सो ऐसे बहुत सारे डेविस्टेटिंग इफेक्ट, बहुत सारे कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट देने वाले जो वोल्केनोज हैं, प्रलयकारी प्रभाव देने वाले वोल्केनोज हैं, ये हमें इस पूरी बेल्ट में दिखते हैं। और इसका हॉटस्पॉट यही फिलीपींस की प्लेट का रीजन है। यहां होने वाली एक्टिविटीज हमारे ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट लाती हैं। सो स्टे अपडेटेड। नेक्स्ट, मेक श्योर कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो यूपीएससी की तैयारी करते हुए आप अगर चाहते हैं क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड मैनर में अपने सिलेबस को कवर करना और साथ ही अपने एग्जाम की जर्नी को और भी ज्यादा स्मूथ और प्रॉपर मैनर में रन करना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी चल रही है विंटर कार्निवल सेल। आप इसके माध्यम से अगर टारगेटेड ईयर आपका है 2026 या 7, तो स्टडी आईक्यू के लॉन्ग टर्म बैचेस के साथ आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे साथ ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, इस वीडियो में आप यहां तक हैं, अर्थात आपको ज्योग्राफी के फिनोमेना, कंसेप्ट्स और इससे होने वाली जो अप्लाइड थिंग्स है उसमें इंटरेस्ट है, और अगर आप इस इंटरेस्ट के साथ अपनी पूरी यूपीएससी की जर्नी को प्ले करना चाहते हैं, तो देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू एज वेल। आप मेरे साथ ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। यहां मैं एक बात इंडिकेट करूं, ज्योग्राफी अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा डियर, तो दिस विल बी अ गेम चेंजिंग थिंग, बिकॉज हर वर्ष ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से 30 से 35 क्वेश्चंस आते हैं कलेक्टिवली, एंड दे आर प्रीटी मच टफ। ये ठीक ठाक स्तर के कठिन होते हैं, और अगर आप इन प्रश्नों को अपनी बेस्ट एक्यूरेसी से सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट लें, बिकॉज आने वाले समय में ये सब्जेक्ट आपको प्री में बेहद असिस्टेंस देगा। इसलिए कहा जाता है ज्योग्राफी इज अ की, ज्योग्राफी ऑप्शनल इज अ की टू क्लियर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एज वेल। सो अगर आप मेरे साथ ये पढ़ना चाहते हैं, तो दिसंबर का बैच है, इन बैचेस में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ पूरा सिलेबस कवर भी कर सकते हैं। चलिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कि आप सभी के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हम ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात करेंगे फॉर ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर एंड द इवेंट्स ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू।